जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 9 जून और 9 जून को कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आपको मयूर मोगरे सर्च करना है और वहाँ पर फॉलो करना है, और वह प्लस आपको वीडियो अपडेट जो है वहीं पर मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आप एमएम अकेडमी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी के लिए काम आएंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं। कंप्लीट जीएस 1, 2, 3, 4 सभी अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइजेस में पाने के लिए डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। और देखिए यहाँ पर जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उसी पर्सपेक्टिव से हम न्यूज़ आर्टिकल्स को देख रहे हैं और ढांचे भी उसी तरीके से बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डीआरडीओ है उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पर अग्नि प्राइम जो है उसका टेस्ट किया गया है। अब इस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो 2019 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, 2020 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और रिसेंट अगर मैं बोलूँ 2023 में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है मिसाइल के ऊपर। इसलिए मिसाइल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका एक रामबाण इलाज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से आपको एक ही पेज पर सारे मिसाइल जो है वो याद हो जाएंगे। मतलब आपको बार बार की क्या खासियत है क्या नहीं है फलाना ढिमकाना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि घुमा फिरा कर पूछते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज़ मिसाइल है, फलाना मिसाइल है, ढिमकाना मिसाइल है, रेंज ये है एंड रेंज वो है। काफ़ी घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछते हैं जिस पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊँगा जिससे कि सारी चीज़ें आप एक ही जगह पर याद रख पाओगे, ठीक है। तो हुआ क्या है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम जो है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की गई है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा की गई है। कहाँ से की गई है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा पर, वहाँ से की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाइल, सबसे पहले तो वही मिसाइल होती क्या है। मिसाइल मतलब पावरफुल एक्सप्लोडिंग वेपन होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजा जाता है एयर के थ्रू, है ना। कि भाई यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा रहा है। जैसे हम जो धाबा धूबी खेलते थे, पता नहीं आपने खेली है या नहीं। धाबा धूबी मतलब होता है कि एक समझ लीजिए बॉल है, बॉल को मारना पड़ता है, ठीक है। मतलब ग्रुप बनता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, बी ग्रुप में कुछ बच्चे हैं, तो ए ग्रुप वाले बी ग्रुप वालों को जो है वो मारेंगे, धाबा धुबी, ठीक है। इस तरीके से होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई यहाँ पर ग्रुप नहीं बनाए गए हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, और बच गया तो बच गया, मार पड़ी तो मार पड़ी। तो ये इसी तरीके से ये जो मारा जा रहा है, ये बॉल मारा जा रहा है, यही मिसाइल फेंक के मारी तो मतलब क्या है, वो मिसाइल कहलाएगी, है ना। जो एक्सप्लोड हो रहा है वो फेंक के मारा तो मिसाइल कहलाएगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब देखिए एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो ये मिसाइल के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके टाइप के बारे में पूछा जाता है, या उसके लॉन्च मोड के बारे में पूछा जाता है, या उसके रेंज के बारे में पूछा जाता है, या उसके प्रोपल्शन टाइप के बारे में पूछा जाता है। तो इसी पर क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर मिसाइल अगर आप देखोगे तो जनरली इन्हीं बेसिस पर क्लासीफाई की जाती है। मतलब इसमें हमें देखने को मिलता है क्रूज़ मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्च मोड पर अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सी मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, सी टू सी मिसाइल, सी टू सरफेस मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। रेंज के हिसाब से देखते हैं तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। प्रोपल्शन अगर हम देखते हैं तो सॉलिड प्रोपल्शन है, लिक्विड है, हाइब्रिड है, रामजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक। वॉर हेड में कन्वेंशनल है, स्ट्रेटेजिक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो क्रूज़ मिसाइल है वो बेसिकली क्या है। क्रूज़ मिसाइल अगर आप देखोगे तो क्रूज़ मिसाइल जो है ये अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है। क्रूज़ मिसाइल का मतलब क्या है, क्रूज़ मिसाइल मतलब ये टाइप हम देख रहे हैं तो टाइप में पहला टाइप जो है क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल क्या है, ये अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल होती है जो यहाँ पर थ्रू आउट एरोडायनेमिक लिफ्ट में रहती है, ठीक है। एक फ्लाइट का पाथ होता है जो प्राइमरी मिशन पे होता है, और उस तरीके से यहाँ पर क्रूज़ मिसाइल जो है वो काम करती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये यहाँ पर जाती है, जेट इंजन टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करती है, ठीक है। अब इनकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है साउंड के स्पीड के ऊपर। मतलब यहाँ पर जो स्पीड है उसके बेसिस पर जो मिसाइल है उनको क्लासीफाई किया जाता है सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। तो ये बेसिकली सोनिक क्या है, ये साउंड जो है ना उसके स्पीड यहाँ पर लिया गया है, ठीक है।
उसको हम मैच के रूप में बोलते हैं, MACH, मैच के रूप में बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसोनिक मतलब क्या होता है, एक मैच एक पकड़ लो साउंड की स्पीड है। तो यहाँ पर सबसोनिक मतलब क्या है भाई, कम। मतलब इसमें क्या होगा, लेसर देन दिस दैट ऑफ साउंड, मतलब ये 0.8 मैच जो है उसके राउंड चलती है। ठीक है, एक है ये साउंड की स्पीड, तो इससे कम मतलब 0.8 मतलब हो गया सबसोनिक। सुपरसोनिक मतलब क्या है, इससे ज़्यादा, मतलब 2 या 3 मैच पर चलती है तो वो हो गया सुपरसोनिक, जैसे कि ब्राह्मोस हमें देखने को मिलती है। हाइपरसोनिक मतलब क्या है, ये और भी ज़्यादा, मतलब 5 मैच के आसपास चलती है। तो ब्राह्मोस 2 जो मिसाइल है वो 5 मैच के आसपास चलती है। ठीक है, तो वो हो गया हाइपरसोनिक। देन आती है बैलिस्टिक, मतलब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, क्रूज़ मिसाइल की। क्रूज़ मिसाइल में साउंड की स्पीड जो है उस पर ये 3 जो कैटेगरीज है वो देखने को मिलती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल उस पर ये कैटेगरीज नहीं आती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉलो करती है। ठीक है, एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। तो इसको अकॉर्डिंग टू द रेंज मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर इस पर कैटेगराइज किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसमें हमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, है ना, ये सारे मिसाइल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब मतलब क्या है, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसमें मैच आएगा ही नहीं, मतलब साउंड की स्पीड ये सारी चीज़ें आएगी ही नहीं। वो सिर्फ कब आएगी, जब ये क्रूज़ मिसाइल है तभी ये हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। अब यहाँ पर सी टू सरफेस मिसाइल आते हैं, ये अलग अलग एंटी टैंक मिसाइल आते हैं। प्रोपल्शन पे सॉलिड प्रोपल्शन अगर है, सॉलिड प्रोपल्शन जो है, सॉलिड प्रोपल्शन यूज़ किया जाता है जनरली फ्यूल जो है एल्यूमिनियम पाउडर में। सॉलिड प्रोपल्शन एडवांटेज ऑफ बीइंग इजीली स्टोर्ड, क्योंकि इजीली स्टोर किया जा सकता है। लिक्विड प्रोपल्शन अगर हम देखते हैं तो लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी लिक्विड एज अ फ्यूल यूज़ करती है ना। मतलब बेसिकली सॉलिड प्रोपल्शन, लिक्विड प्रोपल्शन, जो फ्यूल यूज़ किया जिससे आग जल रही है पिछवाड़े में, वो क्या यूज़ किया जा रहा है। तो सॉलिड प्रोपल्शन है, लिक्विड प्रोपल्शन है, हाइब्रिड है, ये यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेरी हाई स्पीड तक क्विकली जा सकता है अगर सॉलिड प्रोपल्शन है तो। लिक्विड प्रोपल्शन है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई कुछ इसमें फैक्ट्स आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि सॉलिड प्रोपल्शन जो है वो बहुत टाइम लगता है स्पीड पकड़ने में, नहीं, क्विकली जाता है। देन प्रोपल्शन जो है कंट्रोल किया जा सकता है इजीली, लिक्विड अगर है तो, है ना, क्योंकि फ्यूल फ्लो रोक दिया गया, अपने आप रिस्ट्रिक्ट हो गया। ये कम टाइम में जा रहा है तो इसको थोड़ा मुश्किल जाता है। देन हाइब्रिड प्रोपल्शन, दोनों यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, सॉलिड भी यूज़ किया जा रहा है, लिक्विड भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, मतलब अगर कोई सॉलिड में डिसएडवांटेज है, लिक्विड में उसका फ़ायदा है, तो दोनों यूज़ कर लिए तो उसका डिसएडवांटेज कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आता है रामजेट। रामजेट जो है वो डज़ नॉट हैव एनी टर्बाइन, कोई यहाँ पर टर्बाइन होता ही नहीं है, अनलाइक टर्बोजेट इंजन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कॉम्प्रेशन ऑफ इनटेक एयर जस्ट बाय फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द एयर व्हीकल, यहाँ पर सीधा लिया जा रहा है जो फॉरवर्ड स्पीड में जा रहा है उससे। ठीक है, फ्यूल जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है, वो इग्नाइट किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें रामजेट इंजन देखने को मिलती है। रामजेट इंजन कैन नॉट प्रोपेल एरियल व्हीकल फ्रॉम 0 टू सबसोनिक स्पीड। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है, सीधा का सीधा उठाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी नेगेटिव आ गया है ना, कैन नॉट प्रोपेल, तो आपको लग सकता है कि यार रामजेट इतना एडवांस है तो फिर यहाँ पर ऐसे नॉट कैसे आ सकता है कि ये कुछ ना कर पाए, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा जी नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने होते हैं। देन उसके बाद स्क्रैमजेट अगर हम देखते हैं तो ये सुपरसोनिक कंबशन रामजेट, इसके ऊपर वो नाम दिया गया है। ठीक है, स्क्रैमजेट और रामजेट जो है उसमें डिफरेंस क्या है, कंबशन जो है वो सुपरसोनिक एयर वेलोसिटी पे लिया जाता है, तो ये इसमें डिफरेंस है। एंड हाइड्रोजन इज़ अ नॉर्मली द फ्यूल जो यूज़ किया जाता है। देन क्रायोजेनिक मतलब क्या है, ये लिक्विफाइड गैसेस होते हैं जो स्टोर किए जाते हैं वेरी लो टेम्परेचर पर, सबसे कम से कम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें से यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर वॉरहेड के बेसिस पर भी किया जाता है कि भाई कन्वेंशनल है या स्ट्रेटेजिक है। कन्वेंशनल मतलब होता है कि हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव यूज़ किए जा रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो यहाँ पर बेसिकली लिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइडेंस सिस्टम भी होती है, वायर गाइडेंस है, कमांड गाइडेंस है, टेरेन कंपैरिजन है, टेरेस्ट्रियल गाइडेंस है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आपको जो मिसाइल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, या अगर समझ लीजिए इसमें से कोई स्टेटमेंट आया है और इसमें से तो एलिमिनेट करने के लिए आसानी हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको करना क्या है, ये मैं आपके लिए करके दूंगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको एक सैम्पल दिया है, लेकिन आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं सारे ही मिसाइल्स के बारे में आपको ऐसा ढांचा जो है वो बना कर दूंगा, क्योंकि इसमें ढूंढना भी पड़ता है, सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ढांचा बनाना है, यहाँ पर मिसाइल, ठीक है, मिसाइल के नाम लिखने हैं, यहाँ पर टाइप और स्पीड, मैंने ये दो क्यों किए हुए हैं। टाइप अगर क्रूज़ मिसाइल है
तो उसकी स्पीड जो है वो हमको देखने को मिलेगी, है ना। स्पीड मतलब स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कि 5 मैच है या 1 मैच है या 0.8 मैच है ना। तो ये होगा। लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसमें स्पीड का आएगा क्या? जी नहीं। देन उसके बाद लॉन्च मोड कैसा है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, क्या है, रेंज, उसकी रेंज कितनी है, मीडियम टर्म है, क्या क्या है। देन उसके बाद प्रोपल्शन किस तरीके का है, 2 स्टेज है, रामजेट है, स्क्रैमजेट है, क्या है, कितना लोड कैरी कर सकती है, एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर होंगे तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अग्नि प्राइम मिसाइल जो अभी हमें देखने को मिली है, ठीक है, अग्नि प्राइम, तो ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब भाई साहब बैलिस्टिक मिसाइल आ गई, बैलिस्टिक जहाँ आ गई तो स्पीड आएगा क्या? जी नहीं, इसका स्पीड कुछ आएगा ही नहीं। लॉन्च मोड कैसा है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। रेंज क्या है, मीडियम रेंज है इसकी, 1000-2000 किलोमीटर। प्रोपल्शन क्या है, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड प्रोपल्शन है। कितना लोड कैरी कर सकती है, 1.5 टन कैरी कर सकती है। एक्स्ट्रा यहाँ पर ड्यूअल रिडक्टर नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। अब मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है ब्रह्मोस का, आगे मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ ही मिनटों में। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, मैच इसका अब फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। देखिए यहाँ पर ये बैलिस्टिक थी इसलिए स्पीड नहीं आया, यहाँ पर क्रूज आ गई तो स्पीड आ गया, स्पीड की 2.8 मैच, ठीक है। ब्रह्मोस एक्स्ट्रा अगर हम देखते हैं तो फिर तो 5 मैच तक भी जा रही है। लैंड एयर सी सभी के ऊपर से कर की जा सकती है। इसकी ये जो है 290 किलोमीटर है, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड है, 200-300 kg लोड कैरी कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, एक बार फायर करो फिर भूल जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, कि ये अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, ठीक है, अग्नि 4, ये अग्नि प्राइम के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये अग्नि 4 के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछ रहा है। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़, ये क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो यहाँ पर अग्नि प्राइम मतलब अग्नि जो पूरे के पूरे हैं वो आपने यहाँ से देख लिया भाई, लॉन्च क्या है, सरफेस टू सरफेस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमें सही देखने को मिलता है। फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट, यहाँ पर कौन से प्रोपल्शन कैसा है, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है, तो मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, है ना। थर्ड क्या है, इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड, 1 टन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कितना है, यहाँ पर 1.5 टन अग्नि प्राइम जो है वो कैरी कर सकते, ठीक है। अब ये मैंने जैसे आपको बोला कि अग्नि 1 2 3 4 5 सारी ही अग्नि प्राइम तक आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे, ब्राह्मोस रखनी पड़ेगी, और जितने भी बाकी मिसाइल से सारे के सारे आप इस टेबल में डाल दोगे तो आपको सीधा सब कुछ याद हो जाएगा, एक टेबल में एक पेज पर सारा का सारा। तो यहाँ पर मैं आपके लेकर आऊँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो यहाँ पर जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि बेसिकली 17 टन्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए क्या है 2 और 3 जो है ये गलत है। तो एंड अभी देखो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेलेंट एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, ठीक है, व्हाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। अब देखिए यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट्स है तो उन्होंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को गलत किया होगा। क्यों गलत किया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें बोली गई है, ओनली बोला गया है ना, थ्रू आउट ये चीज़ें यहाँ पर आई है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट को गलत किया होगा। लेकिन अब अगर आपने ये चीज़ देखी है, ये टेबल अगर आपने फॉलो किया और अच्छे से याद किया हुआ है, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई अगर बैलिस्टिक है तो यहाँ पर स्पीड जो है सबसोनिक, ये जो है मतलब बेसिकली क्या है, बैलिस्टिक है तो आपको यहाँ पर सबसोनिक हाइपरसोनिक ये सब आएगा ही नहीं, क्योंकि स्पीड का कोई लेना देना ही नहीं है फिर, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बैलिस्टिक मिसाइल एट जेट प्रोपेलर एट सबसोनिक स्पीड, जहाँ बैलिस्टिक है वहाँ सबसोनिक आएगा क्या, नहीं, इसलिए यही ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। दूसरा देखिए अग्नि 5, ठीक है, अब यहाँ पर अग्नि प्राइम से आप थोड़ा बहुत उसको रिलेट कर सकते हैं, इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक। अब मुझे बताइए सर कि ये बैलिस्टिक मिसाइल अगर है, ठीक है, आगे का स्टेटमेंट देख लेते हैं, आगे का स्टेटमेंट क्या है, क्रूज मिसाइल, इसने सीधा बोल दिया है भाई क्रूज मिसाइल, और ब्राह्मोस जो है वो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है। अब अगर आपने ये टेबल फॉलो कर लिया सही तरीके से, देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, रिसेंट वाला भी बताया कि यहाँ पर ब्राह्मोस क्या है, ब्राह्मोस इज़ अ क्रूज मिसाइल, है ना। इसने क्या किया, उल्टा कर दिया उस चीज़ को, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए इसका डी नाइदर 1 नॉर 2 देखने को मिलता है। मतलब समझ रहे हो, एक टेबल से आप सारे जो ये है वो याद कर सकते हो और इस पर आपको 2 मार्क मिल सकते हैं। तो ये
मेहनत अगर आप चाहते हो मैं करूँ आप लोगों के लिए, आपको सिर्फ पढ़ना है तो ये मैं आपको करके दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में लेकिन बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली जो पार्ट है आज वो देखने को मिलता है। देन इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो बेसिकली है कनाडा के रूप में, क्योंकि कनाडा में कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिनका असैसिनेशन हुआ था, तो वो यहाँ पर समझ लीजिए एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था, ठीक है, ब्लू स्टार के इस पर। तो अब पूरा मैटर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिया कनाडा आपको यहाँ पर पता है, इससे क्या है इंडिया कनाडा के रिलेशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है, भले वो प्रीलिम्स हो या वो मेंस हो। मेंस ये वाली जो मेंस है अभी 2023 की, इसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर नीचे कौन सा है, ये यूएसए है, ये अलास्का यूएसए है ना। ये क्या है, कौन सा है वो बहुत बड़ा जो हमें बर्फीला आइलैंड देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर हमें मैक्सिको जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको फटाफट ये जो पहले आप कोई भी मैप देखते हो तो वो भरना आ जाना चाहिए। ये कौन सा है, ये हमें कनाडा जो है ये देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जो है फटाफट आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कनाडा जो है वो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट को दे रहे हैं, ऐसा जयशंकर के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर जी, उन्होंने यहाँ पर शार्पली कंडेम किया है जो कुछ भी हमें कनाडा में देखने को मिला है। तो हुआ क्या है बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, ठीक है, बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ हुई क्या है। अब यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये चीज़ हमें देखने को मिल रही थी, ये पहले हम ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, परेड जो है वो हमें देखने को मिली ग्रेटर टोरंटो एरिया में, एक परेड जो है वो देखने को मिली, ठीक है। अब आप बोलोगे परेड हुई है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन परेड जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा। आप सभी को पता है प्रो खालिस्तान क्या चाह रहे हैं, वो अलग नेशन ही चाह रहे हैं, है ना। तो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर जो है उनके द्वारा की गई 4 जून को डेज बिफोर 4 जून डे बिफोर 39th एनिवर्सरी ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या, देखिए क्या हुआ था ना कि गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल में समझ लीजिए एकदम आसान शब्दों में, हम देखिए टेक्निकली इसमें हम अगर जाएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट में बताना है क्योंकि ब्लू स्टार ऐसा है कि सेपरेट वीडियो उस पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कुछ आतंकी ऐसे हमले हुए जिसकी वजह से यहाँ पर जो फंसे हुए मतलब जो यहाँ पर थे उनको स्मैश आउट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी है उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। तो ये हमें गोल्डन टेम्पल जो है वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या था, ये इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑपरेशन था, जो यहाँ पर जो दम्बानी लीडर है तक्सल सेपरेटिस्ट जो जर्नल सिंह है, वो जो सेपरेटिस्ट है बेसिकली, तो वो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है उनको यहाँ पर निकालना, फ्लश आउट करना, उसके लिए ऑपरेशन जो है वो किया गया था। इंदिरा गांधी जी को इसी चक्कर में ये जो चीज़ें की गई है, इसके वजह से जो उनके सिख ये थे बॉडीगार्ड्स थे, उनके ही द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई और उनको मारा गया था, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको असैसिनेट जो है वो कर दिया गया था उनके बॉडीगार्ड्स के ही द्वारा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जिन्होंने मारा है तो एक रिवेंज था फॉर अटैक ऑन श्री दरबार साहिब। तो इस श्री दरबार साहिब पे जो अटैक, मतलब बेसिकली जो अटैक किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उसका ये रिवेंज है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ये चीज़ ये काफ़ी जो है वो वायरल यहाँ पर हो रही थी। तो इसमें अगर आप देखोगे इंडिया का रिस्पांस, तो इंडिया का रिस्पांस रहा है कि ये जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप बोल रहे हो, लेकिन ये इस तरीके से नहीं जाना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जयशंकर जी जो उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और ये भी कहा है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अब यहाँ पर कैनेडियन हाई कमिश्नर के द्वारा भी इसको कंडेम ही किया गया है, ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ है इसको कंडेम ही किया गया है। बहरहाल यहाँ पर इंडिया और कनाडा के बायलैटरल रिलेशन जो है उसके बारे में भी आपको पता रहना ज़रूरी है एज इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है कनाडा के 1947 से ही स्थापित होते हैं, हमें जब से आज़ादी मिलती है। बायलैटरल रिलेशन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके लिए एक होमवर्क टाइप है कि मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन डिटेल में आप यहाँ पर जो PDF है उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। काफ़ी सिंपलिस्टिक पॉइंट से मैंने लिखा हुआ है और मेंस के लिए आपको ये याद भी करना पड़ेगा क्योंकि आने की बहुत ज़्यादा संभावना इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा।
कमर्शियल रिलेशंस बोलिए, उसमें जो हमारे ट्रेड है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। मेजर आइटम्स जो इंडिया ने एक्सपोर्ट होता है, मेडिसिन्स, गारमेंट्स, डायमंड्स, केमिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेजर आइटम ऑफ कैनेडाज एक्सपोर्ट टू इंडिया, जो कनाडा करता है, तो यहाँ पर पल्सेस, फर्टिलाइजर्स, न्यूज़ प्रिंट, एयरक्राफ्ट, एविएशन इक्विपमेंट्स, डायमंड्स, कॉपर सोर्स, ये सब। न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है, ये भी यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे इंडियो कैनेडियन रिलेशन डिटोरिएटेड इन द वेक ऑफ इंडिया स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, 1974 में कंडक्ट किया गया था। तो ये सारी मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से हमारे जो रिलेशन है वो चलते रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं तो प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड R&D, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरी ये भी है कि भाई साहब कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है हमारे देश में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी एक पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। स्पेस के मामले में बोलिए, यहाँ पर भी जो अंतरिक्ष है ना, तो ये भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। देन उसी के साथ साथ यहाँ पर सिक्योरिटी एंड डिफेंस अगर हम देखते हैं तो क्लोजली इंटरनेशनल जो पर्टिकुलरली UN, कॉमनवेल्थ, G20, इन सभी में पार्टिसिपेट कर रहा है। एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यहाँ पर बायलैटरल MOU जो है वो किया गया था। फर्स्ट मीटिंग जो है सेटअप की गई थी न्यू दिल्ली में। जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है पल्सेस के लिए वो सेटअप किया गया था सेपरेटली। तो मतलब काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी हुआ है, एजुकेशन के लिए भी हुआ है, पीपल टू पीपल टाइज अगर हम देखते हैं तो उसके लिए भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि सबसे बड़ा है सिख एक्सट्रीमिज़म जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिख्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, मतलब लेस दैन 1% ऑफ कैनेडाज टोटल पॉपुलेशन। इशू ऑफ सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है, जो कनाडा में ऑपरेट हो रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा टेंशन रहा है इंडिया के लिए भी और कनाडा के लिए भी, ठीक है। अब सिख मिलिटेंसी जो है लार्जली यहाँ पर इंडिया में देखने को तो नहीं मिलती है ना। अभी आपने देखा हो काफ़ी उठाव जो है वो हमें देखने को मिला था सेपरेटिस्ट का, लेकिन ये इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो कनाडा में काफ़ी ज़्यादा प्रखरता से देखने को मिलती है। सिख डायस्पोरा जो है कमांड्स अ रीजनेबल इन्फ्लुएंस इन द कैनेडास फेडरल पॉलिटिक्स। अब क्या है, यहाँ पर जो वहाँ की फेडरल पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें उनका थोड़ा दबदबा जो है वो चलता है। उसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट सीधे तरीके से कुछ उन पर पाबंदियाँ या सारी चीज़ें जो है वो नहीं लगाती है। तो ये प्रॉब्लम्स है, इनएडिक्वेट ट्रेड है, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया कनाडा रिलेशन जो है वो यहाँ पर स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और कनाडा के डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हम यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं कि कनाडा के साथ हमारा रिलेशन जो है वो हम सुधार पाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से था। ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो देखिए, ज्योग्राफी के मामले में साइक्लोन के ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, ये फ़ायदा होता है PDF का, क्या है, आज भी हमें मतलब कंटिन्यू अभी साइक्लोन जो है जब तक चलता रहेगा, है ना, जो जॉय वाला है, जॉय नाम में ही बस जॉय है, बाकी कुछ जॉय वो दे नहीं रहा है। तो ये जो जॉय वाला साइक्लोन है, ये जब तक चलता रहेगा तब तक ये साइक्लोन जो है उसका नाम आता रहेगा। तब तक आपको ये PDF जो है वो पढ़ते रहना है, रिवाइज़ रोज़ करते रहना है। तो और एक बार रिवाइज़ कर लो भाई, साइक्लोन कंडीशन क्या फेवरेबल है, अर्ली स्टेजेस क्या है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें, मैच्योर स्टेज क्या है ना, विंड स्पीड क्या होती है। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जो बीपर जॉय है, जो बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है, 2023 में आया है, इसका मतलब है डिज़ास्टर या कैलेमिटी। तो ये कैसे हैम्पर करता है, मतलब एक नेक्स्ट स्टेप पर हम जा रहे हैं समझने में साइक्लोन के, कि हमारा जो मानसून है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, तो मानसून को ये कैसे हैम्पर करता है, ये जो साइक्लोन्स होते हैं कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे साइक्लोन्स को। तो इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन या प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि वह हमेशा जो साइक्लोन्स है वो हमेशा बैड इम्पैक्ट डालते हैं हमारे मानसून पर, ऐसा एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, इसके लिए मेरे पास सीधे तरीके से आपके लिए एक जवाब है कि ना, कुछ साइक्लोन जो है वो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं मानसून के ऑनसेट पर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका निकल गया। दूसरा, अब यहाँ पर देखते हैं, जो बीपर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है।
तो ये गुजरात कोस्ट जो है उसको हैम्पर करेगा, देन उसके बाद चला जाएगा भले, है ना, उसके बाद कहाँ जाता है हमको कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुजरात जो कोस्ट है उसको यहाँ पर हैम्पर करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब मेन मुद्दा जो यहाँ पर आ रहा है कि ये कैसे होता है, सारी चीज़ें तो हमने देख ली है ना वीडियो में, लेकिन अब मानसून को कैसे हैम्पर करता है ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। तो इसको सुलझाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में मानसून जो है कैसे आता है। तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, MM अकेडमी ऐप जो है वहाँ पर आप ज्योग्राफी के भी लेक्चर्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेशंस के थ्रू मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो है तिब्बत है ना, यहाँ पर हमें तिब्बत जो है वो देखने को मिल रहा है ऊपर, और यहाँ पर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर तिब्बत जो है, ये जो धूपकाला जा रहा है इससे क्या हो रहा है, तिब्बत गर्म हो रहा है, ठीक है, जो भी धूपकाला अभी चल रहा है तो उससे तिब्बत गर्म हो रहा है। अब उसकी वजह से क्या होता है, गर्म होने की वजह से एयर ऊपर जाती है ना, एयर ऊपर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है। तो तिब्बतन ये जो रेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कम्प्लीटली लो प्रेशर एरिया, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर कम्प्लीटली जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है पूरे तिब्बत भर में, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, है ना, यहाँ पर आप देखिए वेस्टर्न घाट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और समझ लीजिए ये वाला जो एरिया मडागास्कर के पास है अप्रॉक्सीमेटली देखे तो, लेकिन ये समझ लीजिए यहाँ पर समझाने के लिए पिक्चर में आया तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ जब बरसात आ रही है, जब मानसून जो है वो इंडिया में आने वाला है तो सिचुएशन क्या है, ऊपर तिब्बत गर्म हो चुका है, यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो चुका है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, विंड जो है वो जाएगी। तो यहाँ से विंड जाती है कहाँ, तिब्बत की तरफ, तिब्बत की तरफ जो है वो जाना शुरू होती है। अब ये तिब्बत की तरफ जो जा रही है वो इधर से भी जाती है, इधर से भी जाती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स रहने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कम्प्लीटली अड़ रही है और यहीं पर बरसात होती है, इसलिए आप देखोगे केरला में सबसे पहले बारिश देखने को मिलती है। और ये वाला जो वेस्टर्न पार्ट की इधर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये काफ़ी मतलब बेसिकली आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स रहने की वजह से, और यहीं से पूरी एयर आ रही है, ठीक है। और इधर से जो एयर आती है इधर वाली, ये कम्प्लीटली, क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है इतने कंटिन्यूटी में नहीं है, इसलिए ये अंदर भी घुसकर यहाँ पर भी बारिश जो है, वर्षा जो है वो पहुँच जाती है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, आपको मानसून समझ में आ गया क्या है। तो अब साइक्लोन भी आपको पता है क्या है, साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है, एयर जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, गोल 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 घूमना शुरू हो गई, आसपास की एयर भी आ गई और गोल गोल घूमना शुरू हो गई, और ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, है ना, यही हो रहा है। तो अब यहाँ पर बारिश कैसे आती है, यहाँ पर अगर मैं मानसून की बात करूँ, बारिश, ये जो एयर यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये एयर जो जा रही है ये अपने साथ यहाँ से, ये जो अरेबियन सी है, ये जो अरेबियन सी है यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट कर रही है, और मॉइस्चर कलेक्ट करके ये यहाँ पर गिरा देगी। इतना समझ में आ गया आपको मानसून के बारे में। तो अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए साइक्लोन अगर डेवलप हो गया, ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन जो है वो डेवलप हो गया। अब ये जो साइक्लोन डेवलप हुआ है तो ये एयर जो जाने वाली थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो एयर यहीं पर घूमती रह रही है। ये एयर पूरी यहाँ के आसपास की जो जितनी भी एयर है, मतलब जो इंडिया की तरफ जानी है, वो ये अपनी तरफ खींच रहा है साइक्लोन, और पूरा मॉइस्चर इसी का यहीं पर निकल रहा है एयर का, मतलब यहाँ तक एयर जो मॉइस्चर वाली एयर है वो पहुँच ही नहीं रही है। तो इसकी वजह से मानसून जो है वो यहाँ पर अफेक्ट होता है। समझ में आ गया आपको, मतलब बेसिकली क्या है इन शॉर्ट, कि जो साइक्लोन है सक करता है ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम द मॉनसून विंड्स, जो मॉनसून विंड्स है उससे पूरा मॉइस्चर जो है वो क्या कर लेता है, सक कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह से जो मॉनसून विंड्स है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचती ही नहीं है। समझ में आ गया। तो इसकी वजह से मानसून अफेक्ट कर सकता है। बाकी यहाँ पर एक ज्योग्राफी में ही जो यूक्रेन रिवर है, ये भी क्योंकि डैम गिरा है तो ये एक नाइपर रिवर जो है वो हमें देखने को मिलती है ना, नाइस्टर रिवर जो है ये हमें देखने है। तो ये दो रिवर सबसे बड़ी है। बाकी यूक्रेन का मैप दिया हुआ है, थोड़ा बहुत हम यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। चलिए इंटरेक्शन रिलेशन हो गया हमारा। देन आते हैं हम इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी अगर हम देखते हैं तो MSP ये सारी चीज़ें हमने देख ली है ना। तो आप रिवाइज़ कर सकते हो। रिवाइज़ करने के लिए जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है, वहीं से PDF मिल जाएगी। आज जो हमें देखने को मिल रहा है, आज बहुत ख़ास चीज़ है अगर हम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि रेपो रेट मतलब सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है रेपो रेट की अगर हम बात करें, है ना। तो रेपो रेट जो है वो
जैसा का वैसा रखा है आरबीआई ने, जैसा का वैसा रखा है। तो एमपीएस जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा है और सीपीआई इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.1% फिस्कल ईयर जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है। इन्फ्लेशन सबसे पहले तो क्या है इन्फ्लेशन, क्योंकि मुद्दा यहीं से शुरू होता है। इन्फ्लेशन, कल मैंने आपको बोला था इन्फ्लेशन जो है उसका वीडियो आप देख लेना, आपने देखा है नहीं देखा, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। इन्फ्लेशन बाय मयूर मोगरे आपको डालना है बस, इन्फ्लेशन बाय मयूर मोगरे। इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो हमको क्या रखनी है, +-4, मतलब 2 से लेकर 6 के बीच में रखनी है। अब यहाँ पर 6 के अगर ऊपर जाती है, समझ लीजिए 7 या 8 चली गई, तो जो रेपो रेट है उसका क्या किया जाता है, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। ये 2 से अगर कम हो जाए तो रेपो रेट को क्या किया जाता है, रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। क्यों क्यों? तो सबसे पहली चीज़ तो आती है, क्वेश्चन आता है कि ये तो बाद में देखेंगे, पर करता कौन है ये सब, ये करता कौन है? ये करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखने को मिल रही है ना यहाँ पर एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नर आरबीआई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसमें टोटल 6 लोग हमें देखने को मिलते हैं। 3 होते हैं आरबीआई से इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर, और 3 होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट नॉमिनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट इनका होता है, प्लस ग्रोथ जो है वो भी होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो अब रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या होता है। देखिए, रेपो रेट और बाकी इकोनॉमी अच्छे तरीके से समझना है तो अगेन एमएम अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, क्रिएटिव लेक्चर्स है, कंसाइज नोट्स है, डाउट क्लियरेंस है, सब कुछ आपको मिलेगा। सिलेबस पूरा कवर हो रहा है आपका घर बैठे बैठे, जीएस 1 2 3 4 सबको, और लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं पर आपको अगर मिल गया तो मैं आपको महंगे से महंगा कोर्स जो है मैं ज्वाइन करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए यहाँ पर रेपो रेट पर आते हैं। देखिए क्या है कि जो बैंक होती है, ठीक है, नॉर्मल ये समझ लीजिए ये एसबीआई बैंक है। ठीक है, ये क्या करती है, जो गरीब लोग हैं वो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, है ना। ये इन्होंने बैंक में जमा कर दिया, समझ लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 100 रुपये जो है वो बैंक में जमा कर दिए। अब ये जो 100 रुपये जमा किए हैं, बैंक को मुझे इस पर इंटरेस्ट देना है ना, मतलब बैंक ने मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ लीजिए अगर 3% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो मुझे वापस कितने मिलेंगे, 103 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बैंक ने ये जो 3 रुपये एक्स्ट्रा है ये क्या मुझे दान दिए हैं, जी नहीं। वो क्या करेगा, वो कमाएगा। कैसे कमाएगा, तो यहाँ पर जो बैंक जो है, जो मैंने पैसे जमा किए 100, ठीक है, अब ऐसा है कि कुछ यहाँ पर उद्योगपति आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से पैसा मांगने के लिए। ये आपको मीम पता होगा, भिक्षाम देही, है ना। तो ये आते हैं और बैंक क्या करती है, ये जो 100 रुपये हैं अभी हम वो सब छोड़ रहे हैं कि भाई सीआरआर अलग से निकाल के रखना पड़ता है, एसएलआर अलग से निकाल के रखना पड़ता है, वो अलग है। ठीक है, मतलब ये कुछ पैसा इसमें से निकाल के रखना, पर पूरे 100 रुपये नहीं दे सकती है। उसके पीछे का कारण क्या है कि पूरे 100 रुपये दे दिए और मैं 100 रुपये मांगने के लिए आ गया तो बैंक मुझे कहाँ से देगी। इससे कुछ अलग से पैसा जो है बैंक को निकाल के रखना पड़ता है सीआरआर एसएलआर के रूप में। लेकिन खैर, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए सोच रहे हैं कि पूरे 100 रुपये जो है बैंक दे रही है, और यहाँ पर 100 रुपये लेने के लिए 100 रुपये बैंक ने पूरे के पूरे इस व्यक्ति को दे दी। और क्या बोल के दी कि आपको मुझे 5% ब्याज पर ये हम आपको पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जब वापस करेगा तो 100 रुपये करेगा क्या, नहीं, ये व्यक्ति जब वापस करेगा तो 105 रुपये जो है वो करेगा। और ये 5 रुपये कमाई बैंक ने, मेरी 100 रुपये से ये 5 रुपये कमाई बैंक ने, और 3 रुपये मेरे को देगी, मतलब 2 रुपये बैंक का प्रॉफिट हो गया। इससे बैंक प्रॉफिट कमाती है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर बैंक के पास जो है वो कितने आए, 100 ही रुपये आए, है ना। लेकिन ये जो इंसान है इसने 1000 रुपये मांग लिया। इसने कितने मांग लिया, 1000 रुपये। अब बैंक के पास तो 100 ही रुपये जमा है। बैंक क्या करेगी, बैंक बोलेगी आरबीआई को कि भाई मुझे कुछ पैसा दो। बोलेंगे कितना, बोलेंगे 900 रुपये। 100 मेरे पास है, 900 दो। ठीक है, और ये 900 लेके 1000 रुपये जो है इस व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। लेकिन आरबीआई जो है 900 रुपये दे रही है, ये क्या फ्री में दे रही है, नहीं, ये भी इस पर चार्ज करेगी। हम तुमको 900 रुपये दे रहे हैं और हम तुमको समझ लीजिए 4% के ब्याज दर पर दे रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब अब यहाँ पर बैंक को इनको 4% इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाना है। तो यहाँ पर अब बैंक जो है वो यहाँ से प्रॉफिट तो कमा रही है ना, लेकिन इसमें से कितना, 1% कमा पाएगी, क्योंकि बाकी 4% जो है वो तो आरबीआई को देना है। तो ये जो परसेंटेज है ये होता है रेपो रेट।
ये होता है रेपो रेट। अब समझ लीजिए यहाँ पर आरबीआई ने 4 की जगह 6% कर दी, तो यहाँ पर अब बैंक को भी अपने ब्याज दर 8% करना पड़ेगा, तभी तो बैंक को प्रॉफिट होगा ना। और ये समझ लीजिए अगर 4 की जगह 2% कर दिए, तो यहाँ पर बैंक भी अपने ब्याज दर जो है वो 3% या 4% कर देगी। और ये कम करने से क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने आएंगे, और बढ़ाने से क्या होगा कि लोग कम लोन लेने आएंगे। ज़्यादा लोन लेने आएंगे मतलब क्या है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। कम लोन लेने आएंगे तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो अब समझ में आया रेपो रेट कम ज़्यादा क्यों किया जाता है ना। ये आपको पता ही होगा, लेकिन और मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया है जो नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। तो ये बाकी इकोनॉमी के ज़बरदस्त टर्म्स समझने के लिए एग्जांपल्स के थ्रू आप यहाँ पर एम अकेडमी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, एम अकेडमी ऐप, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड, इसको भी स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी WPI और CPI इन्फ्लेशन जो है वो भी आपको पता रहना चाहिए क्या है, ठीक है। तो ये CPI मंथली बेसिस पर होता है, WPI वीकली बेसिस पर होता है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इस पर मोस्टली हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, इसमें ओनली गुड्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है CPI WPI के बारे में। और बाकी यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम भी आ रही है ना। तो ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम पे भी कंट्रोवर्सी चलती रह रही है। तो ये मैंने ऐसी टेबल दे दिया, आप यहाँ से टेबल से पढ़ सकते हैं। इतना कुछ इसमें खास नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, अगर आपने 1 लाख रुपए जो है वो अगर लास्ट सैलरी ली है तो आपको 50,000 रुपये पेंशन जो है वो शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका जो पेमेंट है उसी में से पैसा काटा जा रहा है, वो मार्केट में लगाया जा रहा है, वो मार्केट का पैसा जो है वो आपको दिया जाएगा आप रिटायर होने के बाद। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम में देखने को मिलती है। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा पूरा करंट अफेयर्स है इस तरीके से देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आता है शेयर ज़रूर कीजिए, आपका रिस्पांस कम मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं कंटिन्यू रखूँ तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।